चलो बच्चों, शुरू होता है मैथ्स की क्लास। मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर सेट्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सेट पे क्या ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन का, वो मशीन जो कॉमन चीजों को उठाती है, याद आ रहा है ना। फिर था डिसजॉइंट, जब दोनों सेट का हो जाता है झगड़ा, एक भी चीज शेयर नहीं करते तो वो कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तीसरा था यूनियन, मतलब सबको साथ में लेके आओ, दोनों या तीनों जितने भी सेट होंगे सबके एलिमेंट आपने एक जगह पे रख दिए तो उसको कहेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। अब देखो, ये जो ऑपरेशन है लाइफ में आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले। आपको डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, कोई आर्टिस्ट बनो, चाहे जो कुछ करो, बट आपकी लाइफ में मैथ्स थोड़ा तो रहेगा। आपके सामने जब भी डेटा आएगा तो इस थियरी को अप्लाई करोगे तो बड़ी आसानी से उसको, मतलब आपकी महीने की सैलरी आ गई, आपके अंदर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे, तो कौन क्या काम कर रहा है आपको दिमाग में तो रखना पड़ेगा। मतलब मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी, और मैथ्स को यूज करने का सबसे आसान तरीका यही है, सेट थियरी। एकदम दिल से पढ़ो, लाइफ में बहुत काम आएगा। आप देखो, ये रहा फर्स्ट एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 1.4 का। जब भी ऐसा वाला एग्जांपल मिलेगा, चार चीजें दी है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। और फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिन बच्चों ने प्रीवियस पार्ट देखा है उनको पता है ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है। क्या करना है, दो सेट दिए हमें और उनमें कुछ चीजें कॉमन है। जो कॉमन चीज है ना उसको फाड़ के फेंक देना है। क्या करना है, जो कॉमन चीज है उसको उखाड़ के फेंक दो। मतलब देखो, ये है सपोज नंबर ऑफ ए, ठीक है, ये रहेंगे नंबर ऑफ बी। अब आपको क्या करना है, टोटल अगर पता करनी है सब मिला के कितना है, तो आपको क्या करना है 10, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कॉमन पार्ट को निकाल के फेंक दो। देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कॉमन पार्ट को फेंक दिया तो बन गया ए यूनियन बी, बन गया फॉर्मूला। चलो डेटा लिखना शुरू करते हैं। ए यूनियन बी इज, हाउ मच इज ए यूनियन बी? 29, नंबर ऑफ ए 15, ये पता नहीं है, और ये है 7, सही है ना। चलो फिर 15 माइनस 7 प्लस नंबर ऑफ बी, मैंने इसको इधर लेके आया। अब 15 माइनस 7, वेरी गुड, 8 प्लस नंबर ऑफ बी, ये रहा 29। तो नंबर ऑफ 29 माइनस 8 इज इक्वल टू बचेगा नंबर ऑफ बी। व्हाट इज 29 माइनस 8? 21। कैलकुलेशन बहुत इजी है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पॉज करो, देखो, बहुत आसान है। तो नंबर ऑफ बी क्या मिला हमें? यस, वी गॉट अ नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी डेटा में ये चार चीजें होगी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करो। अब जब वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे कभी भी फॉर्मूला यूज करने के पीछे मत पड़ो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, आसानी से आपका आंसर डायग्राम ही आपको बताएगी। फॉर्मूला हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा वाला डेटा होगा तब फॉर्मूला यूज करो। चलो आगे के एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। चलो देखो बच्चों, ये रहा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर का। इसे सॉल्व करेंगे और आप समझ जाओगे कि क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि यार ये सबसे आसान चैप्टर है। अभी के लिए इसको थोड़ा साइड में रखो, एक गेम खेलते हैं। ये है आपकी क्लासरूम, समझ लो, ठीक है। और मैं आपके क्लासरूम में एंटर करता हूं और बोलता हूं बच्चों चलो एक गेम खेलते हैं। क्या करना है? एक गेम खेलता है। जिन बच्चों को चाय पसंद है वो इस सर्कल में आके बैठो, जिन बच्चों को कॉफी पसंद है वो दूसरे सर्कल में आके बैठो। भागो बच्चों, जिनको चाय पसंद है इधर आके बैठो, और जिन्हें कॉफी पसंद है वो दूसरे सर्कल में। होगा क्या बच्चों, सारे बच्चे भाग के इधर आके बैठ गए, जिन्हें चाय पसंद है, वो सारे बच्चे जिन्हें कॉफी पसंद है वो इधर आके बैठ गए। अब दो केस बचती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाय भी पसंद नहीं और कॉफी भी पसंद नहीं है, तो वो ना तो इस सर्कल में जाएंगे और ना ही कॉफी वाले सर्कल में जाएंगे, वो तो बाहर ही खड़े रहेंगे। भाई चाय पीने वाले उधर जाओ, कॉफी पीने वाले उधर जाओ, हम तो बाहर ही रहेंगे। क्यों? हमें चाय भी पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है। तो इस सर्कल के बाहर वो बच्चे होंगे जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी। अब और एक कैटेगरी बचती है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें चाय भी चाहिए और कॉफी भी चाहिए। तो उस केस के लिए हम हमारी डायग्राम थोड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं और बच्चों उसको ऐसी बना सकते हैं। यस, अब देखो, ये रहा चाय पीने वालों का सर्कल, ये रहा कॉफी पीने वालों का सर्कल। अब ये जहां पे ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, मतलब ये जो कॉमन एरिया है, जो एरिया वो शेयर कर रहे हैं, याद आ रहा है कुछ?
शेयर करना मतलब इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन है, जहां पे चाय पीने वाले भी बच्चे हैं और कॉफी पीने वाले भी, जिन्हें दोनों चीज पसंद है, वो आके इधर बैठेंगे। सही है। तो इस सर्कल में होंगे चाय पीने वाले बच्चे, यहां होंगे कॉफी पीने वाले बच्चे, इस पार्क में होंगे वो बच्चे जिन्हें चाय भी चाहिए और कॉफी भी चाहिए, और इन दोनों के बाहर बचेंगे ऐसे बच्चे जिन्हें ना तो चाय चाहिए और ना ही कॉफी। अगर इस वेन डायग्राम को आप समझ गए तो चुटकियों में चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, देखे कैसे। आप देखो इस प्रॉब्लम को, ठीक है। क्या कहा है, एक हॉस्टल है, चलो हॉस्टल में जाते हैं। अब लॉजिक तो हमारे दिमाग में है, कितने बच्चे हैं हॉस्टल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताओ। ये सारे बच्चों कितने बच्चे हैं, 125। वेरी गुड। अब देखो यहां पे भी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ बच्चों को चाय पसंद है, कुछ बच्चों को कॉफी, कुछ बच्चों को दोनों। तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ओवरलैप होने वाला। चलो बनाते हैं। तो ये बना वेन डायग्राम। मैंने ओवरलैपिंग वेन डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको दोनों में इंटरेस्ट है, बोथ ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो ये हो गया टी का सर्कल, ये हो गया कॉफी का सर्कल, और ये बनेगा टी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों चीजें शेयर करते हैं, चाय भी चाहिए और कॉफी भी चाहिए। अब देखो कितने बच्चे चाय पीते हैं, 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक व्हाट डू दे ड्रिंक कॉफी। यस, तो 60 बच्चों को कॉफी पसंद है और 20 बच्चे हैं जिनको दोनों चीजें चाहिए, 20 ड्रिंक बोथ। ठीक है। अब लेट अस से दिस इज सेट टी, लेट अस से दिस इज सेट सी। तो ये क्या होगा बच्चों, अगर चाय पीने वाले बच्चों का सेट है टी, कॉफी पीने वालों का है सी, तो दोनों पीने वालों का क्या होगा, कॉमन है, सेम चीज एक साथ कर रहे तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये बनेगा सेट टी इंटरसेक्शन सी। क्या बना, टी इंटरसेक्शन सी। अब मेरी बात को ठीक से सुनो, ये बच्चे हैं सपोज चाय पीने वाले, ये बच्चे हैं कॉफी पीने वाले, ये कितने बच्चे हैं 80, ये कितने बच्चे 60। अब देखो लेकिन ये जो सर्कल है पूरा चाय का सर्कल है जो मैंने इधर बाहर ड्रॉ किया, इस सर्कल में टोटल बच्चे कितने हैं 80। सही है ना, ये चाय के सर्कल में कितने बच्चे आके बैठने वाले हैं 80। बट 80 बच्चे थे हमारे पास, उसमें से 20 बच्चे, उसमें से 20 बच्चे कॉफी भी पीते हैं, मतलब यहां जाके बैठेंगे, वो चले गए कॉफी पीने। इस 80 में से 20 बच्चे किधर गए, कॉफी पीने गए। तो बच्चे कितने, 80 में से 20 गए कॉफी पीने, तो बच्चे 60। कैसे किया मैंने ये 80 माइनस 20। वैसे ही इधर भी हो सकता है। ये टोटल कितने थे कॉफी के सर्कल में 60। सही है ना, 60 बच्चे थे जिन्होंने कहा हमें कॉफी चाहिए, बट जैसे ही चाय आई उसमें से 20 बच्चे जाके किधर गए, चाय पीने चले गए। तो 60 माइनस क्या करना पड़ेगा 20, तो बचेंगे कितने इधर 40। समझ में आया ये वेन डायग्राम कैसे बना, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफी, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इन सबको जोड़ेंगे हम लोग 60 प्लस 20 प्लस 40। तो ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इधर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। सही है ना, चाय पियेंगे नहीं तो कॉफी पियेंगे, नहीं तो दोनों भी चलेगा। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, देखो 60 प्लस 20 प्लस 40, तो ये कितना बनेगा बच्चों 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 120। सही बात है। अब देखो हॉस्टल में कुछ बच्चे होंगे जिन्हें चाय चाहिए, कुछ है जिनको कॉफी चाहिए, कुछ बच्चों को दोनों चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो चाय चाहिए ना तो कॉफी चाहिए। ऐसे बच्चे कितने होंगे जो इसके बाहर होंगे। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 125, और जिन्हें चाय कॉफी या दोनों चाहिए ऐसे कितने बच्चे हैं 120। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, चाय भी नहीं चाहिए कॉफी भी नहीं चाहिए, ऐसे कितने बच्चे बचेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, कितना होगा बच्चों, इज इक्वल टू 125 माइनस 120 दैट इज 5, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। सही है। तो हॉस्टल में कुछ बच्चे कॉफी पी रहे थे, कुछ बच्चे चाय पी रहे थे, और इन सबसे बाहर जो थे, इन दोनों से बाहर जो थे, वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ना तो चाय से कुछ लेना देना, ना ही कॉफी से कुछ लेना देना। ऐसे बच्चे कितने हैं? 5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं। चलो, ये आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, यस, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराता हूं, आगे काम आएगा आपके। देखो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय पीते हैं? 80। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं? बताओ, कॉफी पीने वाले बच्चे कितने हैं? 60। ठीक से अब मेरी बात सुनो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? टी एंड सी, चाय भी चलेगी और कॉफी भी चलेगी। 20। अब ठीक से सुनो, सिर्फ चाय चाहिए, सिर्फ चाय, कॉफी का एक तिनका भी नहीं चलेगा, एक बूंद कॉफी नहीं चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं? अब थोड़ा सोच के बताओ, चलो सोचो। सिर्फ चाय, कॉफी बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, 80 बच्चे थे चाय पीने वाले, कॉफी जैसे ही दिखी कितने बच्चे भाग गए कॉफी की तरफ? 20 बच्चे भाग गए ना। टोटल 80 थे, 80 में से 20 चले गए कॉफी पीने। बच्चे कितने? 80 में से 20 चले गए कॉफी पीने, बचे कितने? 60। ये 60 वो बच्चे हैं जिनके सामने कॉफी आए तो देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाय पीने वाले बच्चे, उनको कॉफी पसंद नहीं है। तो ओनली टी इज 60। वैसे ही बताओ, ओनली कॉफी कितने होंगे? ओनली कॉफी बच्चे हैं 40। क्यों? क्योंकि 60 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा हमें कॉफी पसंद है, और जैसे ही चाय दिखी 20 चले गए चाय पीने। मतलब सिर्फ 40 वो सच्चे बच्चे हैं जो सिर्फ कॉफी पीने वाले, सामने चाय आई तो जाएंगे नहीं चाय पीने। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज था आपको क्लैरिटी लाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब ये चीजें काम आ सकती है। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया उससे हमें दिमाग में क्या रखना है कि अगर मैं किसी क्लासरूम में या कहीं पे भी एंटर करता हूं तो मैं 2 कंडीशन बनाता हूं, 2 कंडीशन के 2 सर्कल। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको दोनों सर्कल में बैठना है, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि कहेंगे ना तो इस सर्कल में जाना है ना उस सर्कल में, हम तो बाहर ही बैठेंगे। बस इतनी बात दिमाग में रखो और चलो इस प्रॉब्लम की धज्जियां उड़ाओ। देखो ये क्या कह रहा है। फिर से मैं क्लासरूम में चला गया। अब मैंने कंडीशंस क्या रखी? इंग्लिश में कौन पास हो रहा और मैथ्स में कौन पास हो रहा। तो डायग्राम तो वैसा ही बनेगा। कोई बच्चे एक सर्कल में बैठेंगे, कोई दूसरे में, कोई बच्चे कहेंगे हमें दोनों में बैठना है, और कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें बाहर बैठना है। उसी लॉजिक को अप्लाई करना है। देखो ये प्रॉब्लम पढ़ो आराम से, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए? 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। कितने बच्चे जो मैथ्स में पास हुए? 60। यस, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। सही है। अब देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं तो चलो इसको कहेंगे हम सेट ई, और इसे कहेंगे सेट, यस, सेट मैथ्स का है तो एम कहते हैं। चलो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? चलो मैं इधर बनाता हूं, आपको एग्जाम में इसके गिवन डेटा के नीचे बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इधर बनाता हूं। अब देखो, कुछ बच्चे जो इंग्लिश में पास हुए तो वो आएंगे इधर। ये बना इंग्लिश वालों का सर्कल, ये बना किसका सर्कल? मैथ्स वालों का सर्कल। अब आपको याद आ रहा है? आगे चलो, क्योंकि अब हमें देखना है कि इधर बीच में बैठने कौन जाने वाला और फिर उसको सबट्रैक्ट करना है। आगे चलते हैं। अब क्या कहा है कि 40 पास्ट इन बोथ। आ गया ना इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब इंग्लिश पास करने वाले 50 बच्चे, मैथ्स पास करने वाले 60 बच्चे, और दोनों को पास करने वाले कितने बच्चे जो बीच में आके बैठेंगे? दे आर 40 इन नंबर। सो आई राइट 40 इधर। सही है ना। तो इंग्लिश टोटल थे 50, बट उसमें से 40 चले गए मैथ्स में, तो इधर कितने बचेंगे? 50 माइनस 40, तो यहां बचेंगे 10। सही है ना। इसको कहेंगे ओनली इंग्लिश। वैसे ओनली मैथ्स में कौन बचेगा? ओनली मैथ्स
तो टोटल 60 थे, उसमें से 40 इधर गए, तो 60 माइनस 40 दैट इज 20। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। इस बड़े सेट को कहते हैं हमेशा यूनिवर्सल सेट। देखो इंग्लिश वाले टोटल 50 है, उसमें से 40 मैथ्स में चले गए, तो टोटल 50 थे, 40 चले गए मैथ्स की तरफ, कॉमन हो गए। टोटल 60 थे मैथ्स में, 40 इधर चले गए, तो बचे 20। इसी चीज को आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करना होता है। अब देखो इस सेट को नाम क्या देते हैं, जो कॉमन होता है उस सेट को नाम देते हैं ई कॉमन एम या ई इंटरसेक्शन एम। आगे चलो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो नन फेल इन बोथ, दोनों में फेल हुए ऐसा कोई है ही नहीं। इसका मतलब ठीक से समझो। अब देखो इंग्लिश पास वाले बच्चे बैठ गए, मैथ्स वाले बच गए, इसमें आके बैठ गए, दोनों में पास हुए वो भी बैठ गए। अब बाहर कौन रहेगा, इन सबसे बाहर ऐसे बच्चे जो फेल हो गए, सही ना। जो पास हुआ वो एंटर कर रहा है, इंग्लिश में पास हुआ इधर आ गया, मैथ्स में पास हुआ इधर आ गया, दोनों में पास हुआ तो भी अंदर आ गया। अब बाहर कौन बचेगा, जो बच्चे फेल हुए वो बाहर बचेंगे। बट ऐसे बच्चे हैं कितने, क्या दिया है हमें, नन फेल इन बोथ, मतलब नन फेल इन बोथ मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो फेल हुआ है। मतलब इस सर्कल से बाहर कितने बच्चे होंगे, 0। अब ये बच्चे वो है जो एक सब्जेक्ट में पास हुए, वो इंग्लिश हो सकता है या मैथ हो सकता है। तो बेसिकली ये बच्चे ऐसे जो एक सब्जेक्ट में पास हुए। ऐसे कितने बच्चे जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब इंग्लिश भी और मैथ्स भी, 40। तो लिखेंगे पास इन बोथ सब्जेक्ट, वो कितने हैं, 40। अब मेरी बात को ठीक से सुनो, ये ऐसे बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में पास हुए, ये ऐसे बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए। अब हमें कौन से बच्चे चाहिए, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। अब इस बात को ठीक से समझो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक में तो पास हो, 2 में हुआ तो भी चलेगा, 2 में पास हुआ तो चलेगा। अब देखो एक में पास होने वाले कितने हैं, 10 है इंग्लिश वाले, 20 है मैथ्स वाले, ये एक में पास है। 2 में पास है ऐसे कितने हैं, 40। बात को समझ रहे हो, जब मैं कहता हूं एटलीस्ट एक चाहिए, इसका मतलब 2 चलेंगे, 3 चलेंगे। मैं कहूंगा एटलीस्ट 10 रुपए मुझे दो, कम से कम 10 रुपए दो। आपने 20 रुपए दिए तो मैं खींच के लूंगा, अरे मैंने कम से कम 10 बोला था, आप तो 20 रुपए दे रहे हो, मतलब मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 रुपए, एटलीस्ट 10 रुपीज। उससे ज्यादा दोगे तो मैं खुश होऊंगा। वैसे इधर पूछा कि एटलीस्ट 1 में कितने पास हुए हैं, उससे ज्यादा में हुए रहेंगे तो वेरी गुड। तो एटलीस्ट 1 वाले बच्चे वो है जो एक में पास हुए हैं, वेरी गुड, 2 में पास हुए, वेरी गुड। तो एटलीस्ट 1 वाले बच्चे कितने मिले, 10 + 20 + 40 दैट इज 70। इस सेट को क्या कहेंगे सेट थियरी की लैंग्वेज में, ये यूनियन है बच्चों। सिर्फ इंग्लिश वाले चलेंगे, सिर्फ मैथ्स वाले चलेंगे और दोनों का यूनियन भी चलेगा। तो ये टोटल मेरा बन गया 70 और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलो इसी लॉजिक के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से आंसर करो, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं। अब मुझे बताओ ओनली 1 सब्जेक्ट में पास हुए वो बच्चे कितने हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट, यस सिर्फ एक में पास हुए। तो देखो सिर्फ एक में पास हुए बच्चे कितने हैं, 10 + 20। ये अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं मैं, 30। सही ना। अगर आपको ऐसा पूछा कि ओनली 1 सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए बच्चे कितने बताओ, तो आप क्या करोगे, गिनोगे। सिर्फ एक में पास हुए ऐसे बच्चे कितने हैं, 10 + 20 30, वेरी गुड। अगर मैं कहता कि ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, सिर्फ इंग्लिश में, तो आप लिखते 10, सिर्फ मैथ आप लिखते 20। समझ में आ रहा है। तो सेट थियरी के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस रखो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं और मजा आएगा। स्टार वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्यों, अरे यही वो क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन जो आपको आपकी क्लास में मैथ्स का स्टार बना सकता है। क्यों, अरे इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो, बन जाओगे मैथ्स के स्टार। देखो
हमेशा का लॉजिक, अभी जितने एग्जांपल सॉल्व किए सेम लॉजिक अप्लाई हुआ। क्या था वो लॉजिक? दो सर्कल बनेंगे, कुछ बच्चे इधर आके बैठते, कुछ बच्चे उधर, कुछ बच्चे कहते नहीं हमें दोनों चाहिए, तो हम सर्कल्स को क्या कहते हैं? ओवरलैप करते हैं। और फिर जिसको बोथ चाहिए, बोथ वाले बच्चे वो कॉमन एरिया में आके बैठते। चलो देखो वही लॉजिक अप्लाई होता है। क्या कहा है इसमें? वाह वाह, 9th की क्लास है। 9th की क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें स्काई वॉचिंग पसंद है। चलो सेट बनाते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 220, सही है ना? उसमें से अब दो हॉबीज दिए हैं, मतलब दो सर्कल। चलो पहले लिखते हैं और फिर डायग्राम भी बनाता हूं मैं। स्काई वॉचिंग वाले, स्काई वॉचिंग करने वाले बच्चे है 180, तो इसको कहेंगे सेट एस। चलो एस से स्काई वॉचिंग। डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? चलो मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। ये रहे रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये रहे रॉक क्लाइंबिंग, ये रहे स्काई वॉचिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग, और ये रहा आपकी पूरी क्लास यूनिवर्सल से। नंबर्स लिखने से पहले अलग अलग बनाएंगे। ये रहा रॉक क्लाइंबिंग वाला और ये रहा स्काई वॉचिंग वाला। रॉक क्लाइंबिंग में कितने बच्चे हैं? 130। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। स्काई वॉचिंग 180। आप देखो, अब रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे स्काई वॉचिंग करने भी जाने वाले, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको दोनों चाहिए। तो ऐसे कितने बच्चे जो इधर आके जाके बैठेंगे? यस, बोथ स्टूडेंट्स। अब मैं इधर सीधे बोथ वाले कितने हैं? बोथ वाले बच्चे 110, मतलब 110 बच्चे इधर जाके बैठेंगे। अब देखो रॉक क्लाइंबिंग टोटल जितने बच्चे थे उनमें से 110 स्काई वॉचिंग करने जा सकते हैं, मतलब ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने? ओनली आर में क्या होगा? 130 में से क्या माइनस होगा? 110, तो क्या बचेगा? 110 चले गए तो बचेंगे सिर्फ 20। वैसे ही ओनली एस में कितने बचेंगे? ओनली स्काई वॉचिंग 180 थे, बट उसमें से 110 तो इधर आ गए, तो इधर कितने बचेंगे? तो ऑलराइट 180 माइनस 110 तो बचेगा 70, तो मैं इधर लिखूंगा 70। वेन डायग्राम बन गया। चलो इधर आओ, बोथ लिखा। अब देखते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वेन डायग्राम तो बन गया, क्वेश्चन की तरफ देखते। पहले ही पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबी। अब देखो टिपिकल क्वेश्चन है, यही तो पूछते हैं। बाहर कितने बच्चे बचेंगे? अब देखो अंदर कितने बच्चे हैं वो गिनते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी कितने होंगे? 20 प्लस 110 प्लस 70। हॉबी कोई भी हो सकती है, रॉक क्लाइंबिंग भी हो सकती है, स्काई वॉचिंग भी हो सकती है, बोध भी हो सकता है। ऐसे कितने बच्चे बने? देखो 70 प्लस 20 इज 90 एंड 90 प्लस 110 इज 200। एडिशन समझ में आया? 70, चलो इधर आओ, 70 प्लस 110 180, 180 प्लस 20 200। तो स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी आर 200, मतलब इसके अंदर आके बच्चे बैठे 200। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 220। अब देखो इस 220 में से 200 तो अंदर जाके बैठ गए, मतलब बाहर कितने बच्चे? सही है ना? जिनको हॉबीज है वो तो फटाफट अपने वाले सर्कल में जाके बैठ गए, बट जिनको इन दोनों हॉबीज से कुछ लेना देना नहीं वो तो बाहर बैठेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं? 220 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे? 200, तो बचेंगे 20। चलो मैं इधर लिखता हूं, स्टूडेंट्स हैविंग, चलो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। स्टूडेंट्स who do not have, students who do not have any of the above hobby, मतलब दी गई में से कोई भी हॉबी से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। कितने हैं वो बच्चे? 220 माइनस 200, देयरफॉर 20। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने बच्चे हैं जिनको कोई भी हॉबी नहीं है इन दोनों में से, तो वो है 20। और क्या पूछा है? कितने बच्चे जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले तो 130 है, बट सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग मतलब स्काई वॉचिंग की तरफ देखेंगे भी नहीं, ऐसे कितने? 20। तो ये रहा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर, स्टूडेंट्स थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स who like rock climbing only, rock
क्लाइंबिंग ओनली, क्या होगा वो 20, इधर ही किया हमने। और थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु लाइक, अब इसका मुझे बताओ, हु लाइक स्काई वॉचिंग ओनली, स्काई वॉचिंग ओनली, क्या होगा आंसर? कितने ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है? आपको क्या करना है, कमेंट में लिखो, नीचे जाओ कमेंट में, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कौन शातिर बच्चे जो इसका आंसर कमेंट में लिखते हैं। चलो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को, जो लग गई लॉटरी, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? वेन डायग्राम बना के दिया है, हमें सिर्फ सेट लिखने हैं। देखो दो सर्कल, टिपिकल वेन डायग्राम है, दो सर्कल है, कुछ बच्चे ए में बैठे, कुछ जाके बैठे बी में, कुछ दोनों के कॉमन पार्ट में और कुछ इन सबसे बाहर। चलो लिखना शुरू करते हैं। सेट ए में कौन है? तो ए का पूरा सर्कल देखो, ए में जो भी दिख रहा है सबके नाम बताओ कौन है। एक्स वाई जेड एम एन, ये सभी के सभी सेट ए में है। बात को समझ रहे हो? सेट ए में ये सभी के सभी है। एम और एन ऐसे हैं जो बी में जा सकते, बट है तो वो ए के। ऐसे बी का बताओ, वैसे बी का बताओ, बी में कौन आएगा? चलो एम और एन तो आएंगे और पी क्यू आर भी आएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बी वाला सर्कल उठा के साइड में कहीं रखता हूं, जैसे का वैसा कट करके, तो कौन कौन आएगा उसमें? एम एन पी क्यू आर। वैसे ही मैं सर्कल ए को कट करूं तो उसमें कौन आएगा? एक्स वाई जेड एम एन। चलो आगे, अब यूनियन भी, यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको साथ में लेके आओ। किसको? ए और बी के सारे एलिमेंट्स को साथ में लेके आओ। तो क्या होगा देखो, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, एम आएगा, एन आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा। सही है? जो चीजें रिपीट हो रही है उनको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखो। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को एक के साथ जोड़ दो, सबको साथ में लेके आओ। तो लेके आए, बन गया यूनियन। अब हमें चाहिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे हमारी पूरी क्लास, पूछना ही नहीं है तुझे किधर जाना है, ए में जाना है, बी में जाना है, कहीं नहीं, तू है ना क्लास में, तो यूनियन सेट में रहना चाहिए। तो चलो अपने क्लास में, मतलब उस रेक्टेंगल में जितनी चीजें दिख रही है सबको लिखो, सभी उसी क्लास में तो है। चलो लिखो, शुरुआत करते हैं एक्स वाई जेड, फिर एम एन पी क्यू आर, और दो बच्चे जो बाहर बैठे, जिन्हें ना तो पहला सर्कल पसंद है ना ही दूसरा सर्कल पसंद है, उन दोनों के नाम क्या है? एस और टी। ये वो बच्चे हैं जो किसी के साथ मिक्स ही नहीं होते। चलो बाहर बैठते हैं। अब ए ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ऐसे बच्चे जिनको ए ने अलाउ नहीं किया, चलो बाहर निकलो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलो, अलाउ ही नहीं करूंगा मैं अंदर आने के लिए। सेट ए ने किन किन को बाहर भगा दिया, ए में आने ही नहीं दिया, तो क्या करेंगे? जो सेट ए में एंटर ही नहीं कर पाए उन सब के नाम लिखेंगे। देखो वो पी क्यू आर बी में जाके बैठ गए, क्यों? क्योंकि ए ने उनको एंटरटेन ही नहीं किया, ए ने बोला भागो यहां से। तो ऐसे कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है, एम एन लिख सकता हूं मैं? नहीं, एम और एन तो ए में आके बैठ गए। और कौन दो बचे जो ए में नहीं आके बैठे? बिल्कुल सही, एस और टी। अब बी वाला आप बताओ मुझे कौन कौन होगा बी सेट में? यस बता सकते हो, करो इसको कमेंट, कमेंट में लिखो सेट बी में क्या होगा। चलो मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? अंदर आने अलाउड ही नहीं किया। तो ए यूनियन बी मतलब वो पूरा सेट ए और बी मिलके जो बनाते हैं। सही है? अब इन दोनों ने किसको अलाउ नहीं किया? इस पूरे जमेले के बाहर कौन रहा? वही चीज आएंगी। तो इस पूरी सर्कल्स के बाहर कौन रहा? एस और टी। सही है ना? ए यूनियन बी में जो नहीं आया वो कौन है? एस और टी। तो लिखा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब देखो मैंने दो चीजें आपके लिए छोड़ी है, वो आपको कमेंट में आंसर करना है, एक प्रीवियस एग्जांपल में और एक अभी। तो जल्दी से पता करो कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। और एक बात, अगर आपको चाहिए कि प्रॉब्लम सेट भी हम सॉल्व करें तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। आप रिस्पॉन्ड करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे मजा आएगा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more
at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, Everyone's Cup of Tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.